प्रस्तुत है नाटक फंदी। आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। सुनिए, गुना करता है। बताया है कि मैं उसका वकील आया हूँ। जी बता दिया था, पर मानते ही नहीं। क्या कहता है? कहता है उसे किसी वकील की जरूरत नहीं। वकील साहब अजीब आदमी है। उधर फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, इधर हंसता है, गाने गाता है। मेरा नाम नहीं बताया। जी मुझे भी आपने जो है आपका नाम कहाँ बताया? सॉरी, मैं तो भूल ही जी, अक्सर भूल जाता हूँ। अब जाकर नाम बताओ और कहना फीस उसे कुछ नहीं लगे, तब शायद मान जाए। पर नाम? भगत राम, वकील भगत राम। जी जी। एक इत्र वाले के यहाँ करोड़ों रुपए बरामद। वाह, इस वकील से तो अच्छा था इत्र वाला ही बन जाता, पैसे भी कमाता और खुशबू भी। ये लीजिए वकील साहब, आपका मुवक्किल। बड़ी मुश्किल से बना पाया हूँ। वार्डन साहब, बीड़ी मिल जाती तो। बीड़ी? बीड़ी हो तो तुम लोग को लगता है कि मेरे बाप का कोई बीड़ी का कारखाना है? पहले अपने वकील से ठीक से बात करो। बीड़ी मिल जाती तो आपका ही नाम फंदी है? जी हाँ, मेरा ही नाम फंदी है। आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन? वार्डन साहब ने पहले ही बता दिया था कि आप वकील हैं, पर क्या आप वकील नहीं हैं? इसमें क्या शक है? पर फंदी, ये लोग भी अजीब होते हैं, मेरे वकील होने पर भी संदेह करते हैं। पर आपको तो अपने वकील होने में कोई शक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे कभी शक नहीं हुआ। फंदी, मैंने जितना रोमन लॉ पढ़ा है शायद दूसरे किसी वकील ने ना पढ़ा। जानते भी हो रोमन लॉ क्या होता है? आप ही कमाल करते हैं वकील साहब। मैं ठहरा ट्रक का ड्राइवर, मैं क्या जानूं ये रोमन लॉ क्या होता है? हाँ, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक। बहुत से लोग वकील होकर भी नहीं जानते कि ये रोमन लॉ किस चिड़िया का नाम। पर वकील साहब, मैं आपको अपना वकील कैसे बना लूं? क्यों? वकील साहब, मैं चाहकर भी आपको अपना वकील नहीं बना सकता। आप तो जानते ही हैं, मेरे पास देने को फूटी कोड़ी तक नहीं। नहीं फंदी, तुम्हें इतना हताश होने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारा मुकदमा ले लिया और मुझे पूरी आशा है कि मैं ये मुकदमा जरूर जीतूंगा। पर वकील साहब, आपने मेरा मुकदमा ले कैसे लिया? मैंने तो किसी को अपना वकील नहीं चुना। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो खुद मुझे अपना वकील चुना है और तुमने मेरे ही नाम पर हाँ कैसे कहा? मैं पिछले कई वर्षों से कोर्ट जा रहा हूं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। पर परसों ऐसा। अरे वकील साहब, परसों? उस दिन तो वो संजोग था। संजोग? हाँ वकील साहब, संजोग। जब कोर्ट का बाबू वकीलों के नाम फटाफट पढ़ रहा था ना, तब मैं भीड़ में बैठी अपनी औरत के मुरझाए चेहरे की तरफ देख रहा था। किसी भी मुसीबत से
ना भगाने वाली मेरी औरत, वकील साहब 1 महीने में सूखकर कांटा हो गई। और मेरा बेटा मुझे कितने प्यार से देख रहा था। तो तुम वकीलों के नाम ही नहीं सुन रहे। अरे वकीलों के नाम साले का भगवान के नाम है, जिनका सुनना जरूरी है। पर हाँ, वो भगत राम का नाम याद रह गया। लेकिन वो कैसे? वकील साहब, भगत राम मेरे बाप का नाम था ना। वही जिसकी तुमने हत्या कर डाली, जिसे तुमने अपने हाथों से मार डाला। हाँ वही वकील साहब। बाप तो केवल एक ही होता है ना। इसका मतलब तुम्हारे पिता का नाम भी वही जो मेरा नाम। हाँ वकील साहब, केवल वो नाम मुझे याद रह गया। और जब जज साहब ने पूछा तब मैंने बता दिया। पर वकील साहब, एक बात मेरे दिमाग में नहीं बैठी। कौन सी? जब किसी के पास वकील लगाने के लिए पैसे नहीं होते तो सरकार उसे अपना वकील क्यों देती है? बंदी सरकार चाहती है कि हर एक को न्याय मिले, हर एक को बचाव का पूरा मौका मिले। तो क्या वकील के बिना न्याय नहीं दिया जा सकता? या क्यों नहीं जा सकता? मुजरिम चाहे तो खुद अपनी बेल भी कर सकता है, फिर भी वकील जरूरी होता है क्योंकि वो हमेशा न्याय के लिए लड़ता है। वैसे तो मैं गवार आदमी हूँ वकील साहब, पर एक बात बताइए, ये जो वकील होता है वो न्याय के लिए लड़ता है या अपने मुवक्किल के लिए? फंदी लगता है बाकी इस बार जरूर मेरे साथ है। तुम जिस प्रकार के सवाल कर रहे हो उससे लगता है पहली बार मुझे सूझबूझ वाले मुजरिम का मुकदमा मिला है। तो मेरे मुकदमे के बारे में आपका क्या ख्याल है? लोग तो कहते हैं कि इसमें कोई जान नहीं है, मुझे फांसी जरूर हो जाएगी। नहीं बंदी, तुम बच जाओ। मेरा मन कहता है कि तुम जरूर बच जाओ, पर हाँ, इसमें मेहनत बहुत लगेगी और तुम्हारा सहयोग। पर वकील साहब, मैं तो अपना बयान दे चुका हूँ कि मैंने अपने बाप को मारा है। हाँ, तुम्हारा बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोनों तुम्हारे खिलाफ है, पर घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वकील साहब, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप सिगरेट पीते हैं? पीता तो नहीं, पर तुम पीना चाहोगे भी मंगवा देना। नहीं नहीं, जब आप नहीं पीते तो रहने दीजिए। हाँ, रहने दीजिए। वैसे मैं सोचता था कि आप इतना अधिक दिमागी काम करते हैं तो सिगरेट तो पीते ही होंगे। वकील साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो बीड़ी के बिना ट्रक भी नहीं चला सकता। और भगवान कसम, अगर ये मिल जाए ना तो खराब से खराब ट्रक भी हवाई जहाज हो जाती है। हाँ। तो फिर मैं सिगरेट मंगा ही देता हूँ। यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ। वार्डन साहब, अरे ओ वार्डन साहब, हुक्म कीजिए हुजूर, आपको एक तकलीफ देनी है। हुक्म दे हुजूर। ये फंदी सिगरेट पीना। सर वकील साहब, आपकी दिक्कत समझता हूं, पर ये लीजिए, फंदी को बीड़ी सिगरेट पिला दिया करिए, और हाँ, बची हुई चिल्लर आप रख लीजिए। वकील साहब, अब आपको क्या बताऊं? ये जो कहते हैं ना, ये दिन भर मुझसे बीड़ी मांगते रहते हैं। आखिर मैं किस किस को बीड़ी पिलाऊं? आप तो जानते ही हैं कि हर चीज को कैसे आग सी लगी हुई है। ठीक कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी ला लेता हूँ। लाइए लाइए, जल्दी लेकर आइए। जी। हाँ, तो फंदी तुम बचना चाहते हैं। वकील साहब, साला मरना कौन चाहता है? और फिर मैं क्यों मरना चाहूंगा? वकील साहब, मैं ट्रक चलाता था, आज भोपाल, कल इंदौर तो परसों बम्बई, कभी दिल्ली तो कभी कलकत्ता। 200 रुपए पगार था और रास्ते का खर्च अलग। और हाँ, कभी कभार एक आध सवारी बिठा ली तो 10-5 रुपए ऊपर से। अब भला ऐसी जिंदगी को छोड़कर अब कोई मरना चाहेगा? तब ठीक है बंदी, मैं ये मुकदमा जीत कर दिखाऊंगा। मैं लोगों को दिखा देना चाहता कि मैं भी मुकदमा जीत सकता, और इसी मुकदमे के साथ भगत राम वकील का नया अवतार होगा। आप जरूर जीतेंगे वकील साहब, भगवान आपकी मेहनत को फल देगा। कब कह रहा, कल जो इस कोर्ट में होगा उसकी अच्छी सी रिहर्सल यही कर लेना चाहता, जिससे कोई कसर न रहे। इसका मतलब आप कल की तैयारी करेंगे? बिल्कुल, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कोर्ट का आइडिया तो है ना? बहुत अच्छी तरीके से वकील साहब, एक फिल्म देखी थी पूरे 10 बार, उसमें शुरू से आखिर तक कोर्ट ही कोर्ट है। मुझे तो उस फिल्म की एक एक बात याद है। क्या बताऊं वकील साहब, क्या गजब की फिल्म थी वो। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात। अब तुम खड़े हो जाओ और ध्यान से देखो, यहां इस कुर्सी पर जज बैठा है,
मिस्टर रंधावा, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। और ये है कटघर, जहां तुम खड़े हो। और यहां, ठीक यहां रहेगा सरकारी वकील। वो हरामी जो भेड़ी की तरह है। हाँ वही। आदमी अच्छा है, शक्ल सूरत उसकी बनाई हुई नहीं, तो समझ गए ना कहां कहां कौन कौन बैठा है। हाँ वकील साहब, देखो, यहाँ रहेगा जज। बिल्कुल। और यहाँ रहेगा मुजरिम, यानी मैं। ठीक। और सरकारी वकील। वहां रहेगा सरकारी वकील। और सामने बेंचों पर सैकड़ों लोग बैठे होंगे, आपस में बातचीत करें। पर वकील साहब, एक बात तो रह गई। कौन सी? सबका तो आपने बता दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ रहेंगे। मैं ठीक कटघरे के सामने रहूंगा। इसका मतलब आप मेरे ही पास रहेंगे। बिल्कुल। फिर ठीक है, नहीं तो जब वो साला सरकारी वकील मेरे पास आता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बंदी, मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब इधर उधर की बातें मत। 11 बज गए, जज साहब आ गए, चलो कटघरे में खड़े हो जाओ। कोर्ट में गंभीर सन्नाटा छा गया। जज साहब तुम्हारे केस के कागज देख रहे। मिस्टर रंधावा, बड़ा सा चेहरा, तीखी आंखें, ऊपर चढ़ा मोटा सा चश्मा। अब उन्होंने चश्मा उतार दिया और वे सरकारी वकील से सरकारी पक्ष रखने के लिए कह रहे हैं। सरकारी वकील अपनी कुर्सी से आत्मविश्वास से उठता है, जज को झुककर अभिवादन करता है और इस तरह बोलना शुरू करता है। योर ऑनर, आपके आदेश में फंदी वध भगतराम के मुकदमे के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। मुजरिम फंदी वध भगतराम इस शहर के बाकीपुरा मोहल्ले में रहता है। वो ट्रक चलाने का काम करता था। वो कभी भी किसी एक नौकरी में नहीं टिका, पता नहीं क्यों। वो कभी किसी कंपनी का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? मैं गलत कह रहा हूं? हाँ गलत कह रहे हैं। तब एक काम करो, तुम यहां खड़े हो जाओ और भगतराम करके दो। मैं और भगतराम? हाँ तो कोशिश करता हूं। गलत योर ऑनर, सरकारी वकील का बयान गलत है। फंदी वध भगतराम पिछले 5 साल से नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकर था, पर एक दिन जब उससे गांजे की स्मगलिंग करने को कहा गया, तब उसने साफ मना कर दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे अपना बयान जारी रखने की इजाजत दी जाए और मुजरिम के वकील साहब से कहा जाए कि वो बीच में ना बोले। अब तुम एक काम करो, जज वाली कुर्सी पर बैठ जाओ और जज का अभिनय करने। मैं और जज? हाँ तुम जाओ। दरख्वास्त मंजूर, आप अपना बयान जारी रखें। तो योर ऑनर, मैं बता रहा था कि फंदी वध भगतराम कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा। फंदी का बाप भगतराम कैंसर से पीड़ित था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कैंसर की बहुत बिगड़ी हालत होने के बाद वो कम से कम 1 माह और जी सकता था। जिस दिन हत्या की घटना हुई, फंदी शराब में दूध लौटने पर उसके बाप ने पूछा, क्या वो दर्द कम करने का इंजेक्शन लेकर आया? इस प्रश्न पर फंदी अपने बाप पर भड़क उठा। फिर दोनों में कहा सुनी हो। बात इतनी बढ़ गई कि फंदी ने आव देखा न था और अपने बाप का गला घोट दिया। योर ऑनर, जिस वक्त फंदी अपने बाप का गला घोटा, भोला दरवाजे पर खड़ा था। उसने हत्या का पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये कहती है कि हत्या गला घोटकर की गई और इसलिए मुजरिम फंदी वध भगतराम को ताजीरात की दफा 302 के अंतर्गत कत्ल का जुर्म कायम किया गया है। ये सच है योर ऑनर। उस दिन रात को फंदी घर लौटा था, पर शराब पीकर नहीं। योर ऑनर, उसके पास शराब पीने के लिए फूटी कोड़ी तक नहीं थी। वो अपने बाप को दिलो जान से चाहता था। वो अपने बाप को बचाना चाहता था कि कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को ना हो। फंदी की औरत के गहने बिक गए थे, उसके घर के बर्तन बिक गए थे, यहां तक कि उसकी नौकरी छूट गई थी। फिर भी उसने घुटने नहीं टेके योर ऑनर। उसने अपने सिर पर 500 रुपए का कर्ज चढ़ा लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने
मुझे गवाह को पेश करने की इजाजत दी जाए। मुजरिम के वकील का बयान जारी रहे। पर योर ऑनर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बाप की बीमारी में फंदी नंगा हो गया था। उसकी बीवी और बच्चे तबाह हो गए थे। उसने खान से कर्ज लिया। गांजे की स्मगलिंग पर राजी ना होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इधर उसकी बीवी और बच्चे दाने दाने के मोहताज थे और उधर उसके बाप की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके गांवों में दर्द होने लगा था योर ऑनर। वो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता। दर्द के मारे वो मछली की तरह तड़पता। वाह, बचाव का वकील तो किसी नाटक के अभिनेता की तरह अभिनय कर रहा है। प्लीज मैं मत बोलिए। फंदी का बाप ना तो जीता